दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी को इस बार भी लॉस तो हुआ है, लेकिन लॉस में थोड़ी कमी आई है और रिवेन्यू बढ़ा है। इसका मतलब क्या है? क्या कंपनी आने वाले समय कुछ बेहतर कर पाएगी? क्योंकि जैसे आप देखें तो लगातार जो निगेटिव माहौल बना था उस पर थोड़ा सा तो ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि रिवेन्यू में वृद्धि इस बात का इशारा है कि आने वाले समय कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी, लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है वोडाफोन आइडिया के ऊपर भारी भरकम कर्ज, और इस कर्ज को ख़त्म करने के लिए कोशिश सारी जारी है। प्रमोटर अपनी तरफ से कोशिश किए हुए हैं, लेकिन अभी वो इनफ नहीं है। ऐसे में बैंकों की तरफ नज़र है, लेकिन बैंक भी नया कर्ज देने से बच रहे, क्योंकि भारी भरकम लॉस में कंपनी है। क्या सरकार का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, इस पे बैंकों की नज़रें। ऐसे में क्या है प्लान वोडाफोन आइडिया के पास, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में सर्वाइव कर जाएगा या फिर यहाँ से और नुकसान होगा? वैसे तो इसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, जो स्टॉक कभी 100 के ऊपर हुआ करता था वो इस समय 6 रुपये के आसपास है। और वो दौर आप देखें, यह आइडिया अकेली कंपनी थी और अब ये मर्ज हो चुकी है वोडाफोन में। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस सिंगल डिजिट में। क्या है आगे की संभावना, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज रिजल्ट से पहले स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हुई। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक की क्लोजिंग 6.17 पर रही, जहां पे 2.99% की गिरावट हुई, लगभग 3% के आसपास की गिरावट। सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद में गिरावट का दौर शुरू, दबाव की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जो अंदाजा लगाया था ब्रोकरेज हाउस ने, उसमें इस बार रिजल्ट और कमजोर रहने की उम्मीद थी, लेकिन उससे बेहतर आया रिजल्ट, ये बात अच्छी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने इस बार रिवेन्यू में वृद्धि की है, ये अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो कंपनी का इस बार जो नेट लॉस रहा है 6,608 करोड़ के आसपास रहा फाइनेंशियल 2026 के क्वार्टर वन में। और ये देख सकते हो कि क्वार्टर वन यानी फाइनेंशियल 2025 से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 6,432 करोड़ के आसपास था। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस कम हुआ, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 7,166 करोड़ के आसपास था। लेकिन रिवेन्यू में 5% की वृद्धि हुई है, जो 11,022 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रदर्शन कैसा रहा और जो अंदाज़ा था वो क्या था। तो देखिए जो रिवेन्यू है उसमें 0.1% की वृद्धि के साथ 11,022 करोड़ के आसपास आए, और पिछले क्वार्टर में ये 11,013 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिवेन्यू में वृद्धि हुई है और ईयर ऑन बेसिस पे भी हमने पहले देखा है। जो एस्टिमेट लगाया था वो 11,152 करोड़ के आसपास था। तो जो एस्टिमेट लगाया था उससे रिवेन्यू थोड़ा सा कम आया। अब बात करें नेट लॉस की, तो इस बार 6,608 करोड़ का नेट लॉस बताया, और पिछले क्वार्टर में 7,166 करोड़ का लॉस था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार लॉस काफ़ी कम हुआ है। अब जो एस्टिमेट लॉस था वो 6,853 करोड़ के आसपास था। तो अंदाजा जो लगाएगा तो उससे लॉस कम हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। अब एबिटा की बात करें, यहाँ पे 1% डाउन हुआ है, जो देख लो कि 4,612 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 4,659 करोड़ के आसपास था। और एस्टीमेट जो लगाया था वो 4,655 करोड़ के आसपास था। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि इस बार जो अंदाजे से भी कम आपको थोड़ा सा एबिटा दिखाई देगा। अब मार्जिन 41.8% के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 42.3% के आसपास थी, और जो एस्टीमेट था वो 41.74% के आसपास। तो अंदाज़ा जो लगाएगा तो उससे थोड़ा बेहतर है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कमज़ोर है। ओवरऑल देख सकते हो कि रिजल्ट कैसा रहा। अगर हम क्वार्टर दर क्वार्टर के हिसाब से देखें तो जून 2024 में 10,765 करोड़ का टोटल रिवेन्यू था। सितंबर में ये बढ़ के 11,232 करोड़ तक पहुँच गया। दिसंबर में बढ़ते हुए 11,367 करोड़ तक पहुँच गया। और मार्च में अगर आप देखें 2025 में तो 11,228 करोड़ के आसपास पहुंचा। इस बार 11,022 करोड़ के आसपास रहा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आप देख ही सकते हो कि इस बार रिवेन्यू गिरा है, और पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले रिवेन्यू कम है। ये जरूर है कि जून के मुकाबले रिवेन्यू बढ़ा है, तो इस मामले में कंपनी ने प्रदर्शन बेहतर नहीं किया, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से इस बार रिवेन्यू कम हुआ है। बात करें लॉस की,
तो जून 2024 में 6,432 करोड़ का लॉस था। सितंबर में लॉस बढ़ के 7,176 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर में लॉस घट के 6,609 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्च 2025 में क्वार्टर 4 में लॉस बढ़ते हुए 7,166 करोड़ तक पहुंचा। इस बार लॉस घट के 6,608 करोड़ तक आए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस घटा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे लॉस बढ़ा है। ओवरऑल देखें तो ठीक ठाक रहा है, उसमें कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। अब आ रही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंड रेजिंग की। तो भारी दिक्कतों से जूझ रही है कंपनी, इनके पास पर्याप्त फंड नहीं है। तो मनी कंट्रोल की सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी निकल के आ रही है कि यहाँ पे इन्होंने जो है डेविडसन, कैंपनर, ऑक्ट्री और वार्ड पार्टनर जैसे प्राइवेट क्रेडिट फंड से फंड के लिए बातचीत शुरू कर दी है, ताकि ये कर्ज जुटा सके। कंपनी के अंदरूनी अनुमान के मुताबिक अगर इसे कर्ज नहीं मिलता तो वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही तक, यानी मार्च 2026 तक कैपिटल एक्सपेंडिचर जारी रख पाएगी। ये मुश्किल है आगे जाके। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी के लिए कई लैंडर्स ने नए लोन के लिए बातचीत शुरू की है, लेकिन कंपनियां अभी फ़िलहाल कोई कर्ज देना नहीं चाह रही है वोडाफोन आइडिया को। तो कंपनी अपने 50,000 से लेकर 55,000 करोड़ के कैपेक्स प्लान के लिए फ़ंड जुटाने की कोशिश करी है। कंपनी की कोशिश है कि इस साल नवंबर महीने तक इसे फंड मिल जाए, ताकि 4G और 5G सर्विस के विस्तार में रुकावट ना आए, जो कि ग्राहकों को अपने जोड़े रखने के लिए काफ़ी अहम है। इन सब के लिए चूँकि बड़े बैंक से फंड मिलने में अभी फ़िलहाल अनिश्चितता बनी हुई है, तो अस्थायी तौर पर टेलीकॉम कंपनी अस्थायी उपाय के रूप में प्राइवेट क्रेडिट फंड के पास पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक KPMG ने VI को 25,000 करोड़ का लोन मिलने का रास्ता आसान करने के लिए टेक्नो इकोनॉमिक वाइबिलिटी यानी TEV की रिपोर्ट में बदलाव कर जुलाई के आखिरी हफ्ते में दाखिल किया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बैंक दो वजहों से वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने से बच रहे। एक तो यह कि AGR जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। जब तक सरकार औपचारिक रूप से इसके रीपेमेंट शेड्यूल को स्थगित नहीं कर देती, बैंक दूरी बनाए रखेंगे। दूसरी वजह है कि यहाँ पे वाटरफॉल रीपेमेंट मैकेनिज्म को लेकर सवाल बना हुआ है। खास तौर से ये कि केंद्र सरकार अब वोडाफोन आइडिया में अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो बैंक लोन के ऊपर क्या सरकारी बकाये को प्राथमिकता मिलेगी। लैंडर इसे लेकर स्पष्ट रूप से सरकार से आश्वासन मांग रहे, इसके बिना वो आगे बढ़ने से हिचक रहे। तो सरकार का इसमें एक बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। उस रोल के बिना बैंक भी यहाँ पे लोन देने को हिचकिचा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया को मार्केट में बने रहने की पूरी कोशिश तो कर रही है। 30 मई को बोर्ड ने यहाँ पे FPO फॉरेन पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट यानी किसी तरीके से 20,000 करोड़ तक की रकम जुटाने की मंजूरी दे दी है, ताकि कंपनी अपना कारोबार जारी रख सके। यह फैसला उस समय आया जब कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक फंडिंग के बिना वह मौजूदा वित्तीय वर्ष के बाद काम नहीं कर पाएगी, लेकिन लैंडर इसके लिए 84,000 करोड़ के AGR बकाये के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहा। बहुत बड़ी रकम है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जाने से पहले कंपनी ने सरकार से AGR की देनदारियों पर ब्याज, पेनल्टी और पेनल्टी पर ब्याज माफ़ करने का अनुरोध किया, लेकिन सरकार ने भी नहीं माना है। तो अब कंपनी के सामने चुनौतियां बढ़ने वाली है, क्योंकि सितंबर में सरकार से AGR और स्पेक्ट्रम पेमेंट को लेकर मिली 4 साल की मोहलत खत्म हो जाएगी। 31 मार्च 2026 से कंपनी को 6 वर्षों तक सालाना 18,000 करोड़ से अधिक AGR और स्पेक्ट्रम देनदारियां चुकानी होगी। केवल वित्त वर्ष 2026 में ही AGR के 16,428 करोड़ रुपीज़ और स्पेक्ट्रम देनदारियों के 2,539 करोड़ के पेमेंट करने। हालांकि कंपनी का कहना है कि इनमें से कुछ आंकड़े बदल सकते हैं। फाइनल अमाउंट दिसंबर 2025 के आखिरी तक तय हो जाएगा और फिर मार्च 2026 से इसे 6 समान किस्तों में चुकाया जाएगा। तो 2025 के आखिरी तक वोडाफोन आइडिया पर सरकार का कुल बकाया 1,94,000 करोड़ था, जिसमें से 1,18,000 करोड़ का स्थगित स्पेक्ट्रम भुगतान और 75,940 करोड़ का AGR देनदार शामिल है। तो बड़ा एक देख सकते हो कि प्रॉब्लम इस समय है। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, तो देखो एम्बिट कैपिटल रिसर्च के एनालिस्ट विवेकानंद एस का कहना है कि अनिश्चितता से सिर्फ टावर कंपनियां ही नहीं बल्कि बैंकर्स भी डरते हैं। रेटिंग एजेंसी ने भी चिंता जताई है। विवेकानंद के मुताबिक AGR देनदारियां पर स्पष्ट न होना सबसे बड़ी दिक्कत है। इसे लेकर वोडाफोन आइडिया और सरकार के बीच नियामकीय बातचीत चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा इसे लेकर कुछ नहीं कह सकते। उनका मानना है कि इसके निपटारे के लिए सिर्फ सरकार ही एक रास्ता दिखा सकती है। वोडाफोन आइडिया ने बार बार नेटवर्क सुधार और ग्राहक को अपने साथ जोड़े रखने के लिए नई कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत बताई है, लेकिन सरकारी समर्थन के अभाव में इनका संकट अभी भी बना हुआ है। देखना होगा सरकार क्या रास्ता निकाल दे जिससे वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर जाए। यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। अक्षय मुंद्रा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे कंपनी के, उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से कंपनी के अंदर, वो 19 अगस्त 2022 को हुई थी और 3 साल के उनका जो कार्यकाल है वो अब पूरा हो चुका है।
तो 18 अगस्त 2025 के बाद आप देखें तो यहाँ पे उनकी विदाई होगी, क्योंकि उनका टर्म्स जो थी वो टर्म पूरी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे जो बड़ा फैसला लिया गया है, देख दो कि कंपनी की तरफ से, जिसमें अभिजीत किशोर जो करंटली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है कंपनी के अंदर, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाएगा आने वाले 3 साल के लिए। तो 19 अगस्त 2025 से उन 3 साल के लिए अब नए देख सकते हो कंपनी के सीईओ होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।